हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है। वो है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो कुछ छोटा मोटा थियरी है, देख लेते हैं पहले। उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे अलग अलग प्रकार के और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट है ना। इक्वेशन अगर टेंजेंट नॉर्मल का लिखना आ गया आपको सही से तो लगभग ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा ना। और बस एक और कंसेप्ट है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकाले जाते हैं। वो दो चीज के ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर, है ना। खैर शुरू करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे जैसे जाएगा 3-4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर आप समझ जाओगे पूरा। देखते हैं एओडी पार्ट 2, ठीक है। एओडी का पार्ट 2 है और वो अपना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो अपना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सही। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो यहां से शुरू होता है और कहीं ना कहीं वो आगे तक चलेगा आपका, है ना। मेरे हिसाब से लगभग जेई का पेपर सेट हो ही नहीं सकता ये दोनों चैप्टर छोड़ के। इन दोनों पे सबसे ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा आप, ठीक है। और ना किसी बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट होता है ये दोनों चैप्टर छोड़ के। समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी, है ना, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अगर तरीके से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम। बोर्ड एग्जाम में तो बड़े सवाल आते हैं ना, 6 मार्क का इक्वेशन, 4 मार्क का इक्वेशन और 1 मार्क का। 10 से 12 नंबर तो ये दोनों चैप्टर से तय है। किसी भी बोर्ड से किसी भी बोर्ड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं अभी बात को, ठीक है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो पहले टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, आप जानते हो, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी कर्व को किसी पॉइंट में टच करके जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे उस कर्व के ऊपर टेंजेंट डिफाइन करेंगे। और उसी पॉइंट पे उसी टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी को हम नॉर्मल के नाम से जानेंगे। क्लियर है सर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये मेरे पास कोई भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई भी एक कार्टेशियन कर्व है y बराबर f ऑफ x, जहां पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स मैंने ड्रॉ कर रखा है। अभी यहां पे मैंने कोई भी पॉइंट माना p x, x1, y1 मान लो, ठीक है। इस p पॉइंट का एब्सिस ऑर्डिनेट x1 y1 मैंने दे दिया और मैं इस पॉइंट पे इस टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यह बताना है कि इस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली हो गया आपका टेंजेंट, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, इस पॉइंट पे, और दोनों आपस में राइट एंगल में होगा, आप जानते हो। क्लियर। तो ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने बोला है उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया और उसका परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। अभी टेंजेंट का इक्वेशन मतलब क्या, टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, स्ट्रेट लाइन से तो होता है ना। तो अभी स्ट्रेट लाइन हमें बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन को लेकर के ड्रिल करना है, क्योंकि इनके स्लोप्स के बारे में बातचीत हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये जानता है, पूरा दुनिया जानता है। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सर अभी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के साथ डील करना है। यही तो मैंने बोला, बिल्कुल सही, यही। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आपको डील करना है तो आपको बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। अभी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद होगा, या तो आपके पास इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है, इस फॉर्मेट में, या तो स्ट्रेट लाइन का इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है, या तो स्ट्रेट लाइन का इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। समझ में आ रहा है। ये 3, या फिर एक और आता था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये भी आता था, ठीक है। या फिर एक और आता था आपका, क्या बोलते हैं ना उसको, पैरामीट्रिक फॉर्मेट। खैर अलग अलग प्रकार के आप लिख सकते हो इक्वेशन, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म आता था x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। अगर आपको सही से चीजें याद है तो आप याद कर सकते हो। बट यहां पे यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो चुका है तो हम इतना तो समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे जो भी काम होगा वो स्लोप का होगा।
इंटरसेप्ट तो कोई मेरे को दिया नहीं, मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन में तो देके नहीं देगा। अगर दिया जाता है तो अलग से सोचेंगे अपन, पता तो है ही चीज। नॉर्मल और नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन ये भी पॉसिबल नहीं है। वाई इंटरसेप्ट देना या फिर एक्स इंटरसेप्ट देना ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का, या तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप बोल रहा हूं। ये बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालो और फिर x माइनस x1, ये दोनों तो हालांकि सेम ही चीज है ना। अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे। अगर दोनों के दोनों पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर, है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दोनों के दोनों पॉइंट दिया गया है तो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले स्लोप लिखेंगे और x माइनस x1 मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। किसी भी एक पॉइंट को ले लो, x1 y1 आ जाएगा इक्वेशन। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? तो वही चीज है, एग्जैक्टली ये वही चीज है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि टेंजेंट या फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का मतलब सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही लिखना है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं ध्यान से सोचूं कि इस पॉइंट में मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन निकला है, तो अगर कर्व को इस पॉइंट पे ये लाइन टच करके जाता है तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट है। ये लो, एक पॉइंट मिल गया। और अभी क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए ना। इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो क्या कर दोगे, डिवाइड बाई dx टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट इंडिकेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नहीं आ रहा है, डिवाइड बाई dx टू दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट ध्यान से, इसको पहले भी आपको सिखा चुके हैं हम लोग बहुत बार, बट अभी ऑफिशियली इसको सीख जाओ कि डिवाइड बाई dx है ना, y क्या है, y है आपका f ऑफ x। इस कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट किया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट p, एट p x1, y1, जो इसका पर्टिकुलर वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p x1, y1। ठीक है ना, क्लियर। डिवाइड बाई dx, ये चीज सबसे पहले समझो कि डेरिवेटिव अगर करेंगे एट दैट पॉइंट p, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट p के इक्वल होगा। तो अभी एक और चीज आता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर इसको मैं बोल रहा हूं m ऑफ t, इसको मैं बोल रहा हूं m ऑफ n, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m ऑफ n यहां से डेफिनेटली क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई m ऑफ t हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं कि m ऑफ नॉर्मल एट p x1, y1, ये क्या हो जाएगा दोस्त बोल, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 बाई m ऑफ t। m ऑफ t कितना है, डिवाइड बाई dx एट पॉइंट p x1, y1। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने लिखना सीख के, अभी हमें इक्वेशन लिखना है ना। पहला वाला फॉर्मेट लगा दो, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ t into x minus x1, and what is your m of t? m of t is your dy upon dx, सिर्फ dy by dx लिखने से काम नहीं चलेगा, at point x1, y1, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू into x minus x1। ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, क्लियर। और अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन का बात करूं तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y minus y1 इक्वल टू m into n into x minus x1, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx एट p x1, y1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, बस यही हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है, समझ आ रहा है। मतलब अभी हमें क्या टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए किस चीज का जरूरत है, सिर्फ दो चीज का जरूरत है, क्या कि कर्व का इक्वेशन दे दो और किस पॉइंट पे कर्व के ऊपर टेंजेंट नॉर्मल निकालना है वो बता दो। मतलब पॉइंट बता दो, कर्व का इक्वेशन बता दो, आराम से निकाल देंगे सारी चीज। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको घुमाते रहेगा बहुत क्वेश्चंस में, समझ में आ रहा है ना, इसी जगह पे आपको इर्द गिर्द घुमाता रहेगा। ठीक है, तो किसी जगह पे कर्व पॉइंट देगा तो कर्व और पॉइंट में से एक इंफॉर्मेशन छुपा देगा, छुपा करके उसी इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेट में देगा। ठीक है, तो उसी चीज को आप प्रैक्टिस कर करके डेवलप करना है। क्लियर, चलिए।
तो ये बेसिक जो फंडा है आप समझ के होंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, कि कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशंस के साथ डील करेंगे, कैसे उनका इक्वेशन हम लिख सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट कर्व एंड द पॉइंट at which we have to determine the equation of the tangents and normals to that curve. ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अभी आगे कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट कर देता है, और अगर बच्चों को पहले से ये पता नहीं होता है, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने काफी सारी चीज बता रखा है आपको, फिर भी एक बार रिवाइज कराता हूं, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुसीबत में आ जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इन सम स्पेशल केसेस, आपका शीट का हेडिंग है। पहला पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्मेट। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्मेट कहने मतलब कि अगर मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन ना दे करके अगर एक पैरामेट्रिक कर्व दे देता है, दैट इज इसको मैं कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, शायद सिंप्लीफाई हो जाए तो कर दूंगा, शायद ज्यादा गंदा अगर रहे तो नहीं भी कर पाऊं, ठीक है। मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बता रखा है। तो x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी आर टू फंक्शंस, x बराबर एफ ऑफ टी एंड y बराबर जी ऑफ टी आर टू फंक्शंस, ठीक है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, तो ये हम पैरामेट्रिक कर्व का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोलूं आपको कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx होगा, ठीक है, dy बाई dx होगा। अच्छा, अभी देख पैरामेट्रिक में dy बाई dx को हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, समझ आ रहा है। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, g डैश t विद रिस्पेक्ट टू t, तो g डैश t क्या आएगा ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 ही आएगा, और नीचे आ जाएगा f डैश t, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी जो पहले लिखते थे ना एट पॉइंट p, अभी यहाँ पे ये तो t का फंक्शन है, तो यहाँ पे कोई p पॉइंट दिया नहीं रहेगा, यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे कोई कर्व दिया जाएगा और कोई p पॉइंट देगा नहीं, आपको पूछेगा फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसे दे देगा। तो अगर t का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो t का वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप x y तो ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना, कि अगर t का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे पुट करके t का, मान लो ना ये sin t है, ये cos t है, तो t का वैल्यू पुट करके आप आराम से तो x और y निकाल सकते हो ना। बट खैर यहाँ पे मुझे x और y का जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैं यहाँ पे t का फंक्शन में डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, तो एट t लिखने से ही हुआ, एट t इक्वल टू t1 जो दिया हुआ रहेगा वही पुट कर देंगे, खत्म बात, स्लोप तो आ जाएगा, है ना। और इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा, t का वैल्यू अगर t1 पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना x1 y1, तो x1 y1 हो जाएगा g ऑफ t1 और x1 हो जाएगा f ऑफ t1। f ऑफ t का बात नहीं कर रहा हूं, अगर t गिवन नहीं है तो डायरेक्टली g ऑफ t ही लिख दोगे यहाँ पे, बट अगर t गिवन है तो उस पर्टिकुलर t पे y का वैल्यू क्या आ रहा है वो निकाल करके यहाँ पे लगो, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। इज इक्वल टू आपका क्या चाहिए, g डैश t, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, g डैश t डिवाइडेड बाई f डैश t एट t इज इक्वल टू t1 इनटू x माइनस f ऑफ t1, दैट्स इट, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के टाइम बस इसी चीज को क्या कर दोगे, माइनस करके रेसिप्रोकल कर दोगे, आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट का स्लोप अगर a है तो नॉर्मल का स्लोप -1 बाई a होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो ये हो गया पैरामेट्रिक कर्व का कांसेप्ट, कांसेप्ट मैंने बता दी, क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन दिखाएंगे। क्लियर है, चलो आगे बात आ रहा है नंबर 2 पॉइंट में दिख रहा है, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y बराबर f ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट p x1, y1। अच्छा, ये सब कांसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज होगा, ऑलरेडी पहले थ्योरी के फॉर्मेट में बता रखा हूं शीट में, तो एक बार बता देता हूं, ये तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू fx फ्रॉम द पॉइंट, ये कोई भी मेरे पास एक कर्व है मान लो, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक कर्व है। अभी हुआ क्या है कि इसी कर्व के ऊपर किसी पॉइंट से मैं इसी कर्व के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए इस प्रकार से इसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूं p x1 y1, और जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, समझ आ रहा है, क्लियर, पक्का, ठीक है। तो इसी कर्व के ऊपर मुझे टेंजेंट बनाना है,
तो अभी मैं इस इक्वेशन यहाँ पे टेंजेंट, अभी आपको क्वेश्चन में इतना सा इंफॉर्मेशन गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट 2,3 जो कि इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट से आप इसी कर्व के ऊपर टेंजेंटल नॉर्मल बना रहे हो, बना सकते हो ना इस प्रकार के अगर कर्व है। समझ में आ रहा है ना? अभी ऐसे लेके सोचने से थोड़ी ना होगा सर यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ से कौन सा कर्व और टेंजेंट बना सकते हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से टेंजेंट किधर बनाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो यूनिट टेंजेंट इसी पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे नहीं बात कर रहे, कर्व आगे जाकर के अपना कनकेविटी को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक कर्व का किसी पॉइंट से मान लो कि उसी कर्व के ऊपर आप कोई टेंजेंट बनाते हो किसी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना, जैसे साइन एक्स में पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है ना? मान ली इस ओरिजिन से मैं इसके ऊपर इस ओरिजिन से मैं इसके ऊपर टेंजेंट बना रहा हूं, ओरिजिन से इधर बना रहा हूं, है ना, हर पिक में बना रहा हूं, क्या दिक्कत है? बना सकते हैं ना। तो अगर P पॉइंट से Q पॉइंट में टेंजेंट बना रहा हूं, तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि Q पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के बोलो। ठीक है, तो मैं तो घबरा जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पता ही है कि कौन सा पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट, और नॉर्मल ये हो जाएगा। ठीक है, Q पॉइंट पे निकालना है तो ये हो जाएगा m ऑफ t इंटू एक्स माइनस x2, और नॉर्मल जो आएगा वो क्या हो जाएगा y माइनस y2 बराबर m ऑफ n इंटू एक्स माइनस x2। अभी m ऑफ t और m ऑफ n निकालना वही सबसे बड़ा चैलेंज है और वही सीखना है यहाँ पे। तो क्लियरली एक चीज देखो ना, क्लियरली एक चीज देखो कि m ऑफ t का मतलब क्या है? इसी लाइन का स्लोप। m ऑफ t का मतलब क्या है? इसी लाइन का स्लोप है ना। अगर m ऑफ t इसी लाइन का स्लोप है तो m ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू m ऑफ pq लिख सकता हूं क्या? अरे भाई दिख नहीं रहा है क्या? स्लोप क्या हमेशा डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, ऐसा क्या जरूरी है क्या? नहीं है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? स्लोप हमेशा डिफरेंशिएट करके निकालेंगे ऐसी कोई जरूरी है क्या? नहीं, p और q जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उनके मदद से ही तो निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। समझ में आ रहा है? और कुछ डिफरेंशिएट करने का कोई जरूरत होगा क्या यहाँ पे? समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंशिएट करने का जरूरत होगा नहीं। मान लो कर्व का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया तो डेरिवेटिव करोगे कैसे आप? कर्व का इंफॉर्मेशन कर्व भी नहीं दिया, मैंने बस डायरेक्टली बोल दिया कि फ्रॉम द पॉइंट 2,3 वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट टू द कर्व y बराबर fx एट पॉइंट 5,6। अभी बोलो कैसे करेंगे? और 5,6 पे आपको टेंजेंट चाहिए तो आप ऐसे ही तो निकालोगे ना, डेरिवेटिव तो कर ही नहीं पाओगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। समझ में आ रहा है ना? ये चीज क्लियर होना चाहिए। और ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस y2 इंटू x माइनस x2। समझ गए? क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा अभी इसी चीज के ऊपर, ये तो मैंने एक चीज बता दिया, अगर मैं कर्व को ही गायब कर देता हूं, कर्व का इंफॉर्मेशन ही नहीं देता हूं, तो आप किस प्रकार से टेंजेंट नॉर्मल लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट। ठीक है, अभी अगर मैं कर्व का इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अभी अगर मैं कर्व का इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है, और ये पॉइंट गायब कर देता हूं, ये समझ गए ना? ये समझ गए, ये कॉपी में नोट कर लेना, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अभी मैंने क्या किया, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके मैंने क्या किया, मैंने कर्व का इंफॉर्मेशन तो दे दिया y बराबर fx, कर्व का इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दिया y बराबर fx इज गिवन टू अस। ठीक है, बट वी हैव टू डिटरमाइन दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, जहां पे ये लाइन इस कर्व को टच करके जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मैंने ये बोला कि अगर px1, y1 पॉइंट से मैं y इक्वल टू fx कर्व के ऊपर, जहां पे px1, y1 इसी कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट है, ठीक है, इसी कर्व के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूं तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा बोलो? समझ में आ रहा है? तो आप कैसे सॉल्व करोगे बोलो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल नहीं निकालना, अभी आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। क्या करोगे? तो सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को आप मान लो खुद से। ठीक है, मान लो खुद से, कुछ h, k टाइप का कुछ एज्यूम कर लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये h और k अभी आपको डिटरमाइन करना है। तो h और k डिटरमाइन करना मतलब 2 वेरिएबल निकालना है। अगर 2 वेरिएबल निकालना है तो आपको 2 इक्वेशन का जरूरत होगा। तो 2 इक्वेशन आप कहां से निकालोगे? सबसे पहले p और q, सबसे पहले आप क्या करोगे? p और q जो लाइन ज्वाइन दिख रहा है वो क्या है? टेंजेंट है। अच्छा, तो अगर वो टेंजेंट है तो pq अगर कर देंगे मैं, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ये किसके टर्म में आएगा रे?
ये हो जाएगा x1 y1 तो नोन रहेगा, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ h एंड k, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ h एंड k। और उसी चीज को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो स्लोप होगा वही चीज किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली वही चीज dy by dx टू दैट कर्व एट पॉइंट h, k के इक्वल होगा। क्योंकि अभी तो मेरे पास कर्व का इंफॉर्मेशन है ना, तो कर्व का इंफॉर्मेशन अगर है तो dy by dx कर देंगे और वो पॉइंट पुट कर देंगे तो आराम से q पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और वही q पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप को मैं डेरिवेटिव से भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके भी निकाल सकता हूँ, और इन दोनों पॉइंट का लाइन ज्वाइन करके जो स्लोप होता है फॉर्मूले से वो भी निकाल सकता हूँ। तो दोनों बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h, k के टर्म में एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। हमें तो दो इक्वेशन चाहिए था, एक इक्वेशन तो बन गया। एक और इक्वेशन कहां से लिखूंगा, एक और इक्वेशन कहां से लिखूंगा, सिंपल, कर्व दिया हुआ है, h, k is a point on the curve, h, k is a point on the curve, point on the curve। अगर h, k कर्व के ऊपर का पॉइंट है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो k must be equal to f of h होगा। तो यहाँ पे h और k के टर्म्स में एक और इक्वेशन मिल गया, तो दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने आप हमारे पास h और k का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं, वो सब क्वेश्चन जब मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में इस प्रकार के नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि मेरी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये दो कंसेप्ट बता दी थी मैंने आपको, यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो और अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हो कि अगर वो वर्टिकल का बात कर रहा है, नहीं, ठीक है, दैट इज आपका टेंजेंट अगर इस प्रकार से है, अगर आपका टेंजेंट कुछ इस प्रकार से है, कर्व ऐसे है पूरा, है ना, और आप यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो और यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो, मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो यहाँ पे जब भी आप टेंजेंट लिखने जाओगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिवाइड बाय dx एट दैट पॉइंट P निकालोगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि ये टेंजेंट इस एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपका टेंजेंट जो है वो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होता है तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा डेफिनेटली, मतलब डिवाइड बाय dx एट दैट पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्लोप 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इक्वेशन, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, तो स्लोप अगर 0 हो गया तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y minus y1 equal to 0 into x minus x1, that is y is equal to y1 will be the equation of tangent। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं नॉर्मल का बात, तो नॉर्मल आप क्या, सॉरी, एट पॉइंट P टेंजेंट एट P, यहाँ पे टेंजेंट एट Q का अगर मैं बात करूं तो वो पैरेलल टू y एक्सिस दिख रहा है ना, अगर पैरेलल टू y एक्सिस दिखता है तो m ऑफ t किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा ना, m ऑफ t दैट इज डिवाइड बाय dx एट पॉइंट Q, ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, बिल्कुल ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। अगर ये इंफिनिटी को टेंड करता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y2 इक्वल टू इन समथिंग इंफिनिटी टाइम इनटू x माइनस x2। क्लियर है। अब इस इंफिनिटी को मैं समथिंग फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 लिख सकता हूं, और इस 0 को इधर आके अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू x2, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन क्या बोल सकते हैं हम, y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या आता है, x बराबर कांस्टेंट आता है, और वही आपको यहां से मिल रहा है। क्लियर है। तो उसी प्रकार से आपको चीजों को सीखना होगा, है ना, कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, तो उनका स्लोप जो है वो किस तरीके से चेंज होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक केस में 0 हो जाएगा तो एक केस में इनफिनिट आएगा। ठीक है, चलो और कुछ केस मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता के रखा है, यहाँ पे भी यूज होगा ये सब वर्ड, अब यूज याद रखिएगा कि अगर मैं बोल देता हूं कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर मैं इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, कि टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये देख, एक्स एक्सिस के साथ अगर वो 45 बनाता है, और ये मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ अगर 45 बनाता है तो भी ये इक्वली इंक्लाइंड माना जाएगा। और अगर मैं ऐसे ले लेता हूं तो भी तो होगा ना कि एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी 45 बना रहा है, तब भी वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो दोनों ही केस में वो इक्वली इंक्लाइंड है। बट क्या दोनों ही केस में स्लोप सेम है? नहीं। इस केस में उसका इंक्लिनेशन कितना है?
सिर्फ 45 डिग्री है, बट इस केस में उसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं स्लोप का बात करूं तो वो -1 हो जाएगा, और इस केस में अगर स्लोप का बात करूं तो सिर्फ tan 45 आएगा, विच इज 1। ठीक है, तो अगर एक टेंजेंट आपको, या फिर एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली उसी को हम टेंजेंट बोल रहे हैं, वो अगर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सेंटेंस अगर लिखा गया है क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि स्लोप के पास दोनों ऑप्शन है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि दोनों केस में से आप कौन सा लेते हो। आपको बेसिकली दोनों लेकर के करना पड़ेगा, दो प्रकार के टेंजेंट का इक्वेशन यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,3 व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस और कोई इंफॉर्मेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया तो +-1 आपको स्लोप पता चल गया, और पॉइंट आपको पता है 2,3, तो आराम से लिख दो, कर्व का इक्वेशन देने का भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे बेसिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंजेंट को यूज करेगा, है ना। स्लोप का डाटा आपको दिया जाएगा ऑलरेडी इक्वली इंक्लाइंड बोल करके। समझ में आ रहा है ना? उसके आधारित आपको दूसरा चीज कुछ निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलो, तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि इक्वली इंक्लाइंड के बाद कि आपका टेंजेंट जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट दे रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट, तब टेंजेंट क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है या तो टेंजेंट ऐसे हो सकता है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं कि ओरिजिन से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहां पे वो कट करता है, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इसको आपका वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल तो इस केस में ही हो सकता है या फिर इस केस में हो सकता है। कोई बच्चा के बोलता है सर इस केस में भी तो हो सकता है ना कि इन दोनों लेंथ को इक्वल कर दो। मैं बोलूंगा इन दोनों लेंथ को अगर इक्वल में कर भी दिया, बट ये फिर भी -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्स डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है ना। बट अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये भी -5 रहेगा, ये भी -5 रहेगा, तो दोनों इक्वल रहेगा। हमें इक्वल चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? तो अगर इक्वल चाहिए तो m का वैल्यू इस केस में क्या होगा, दोनों ही केस में 135 डिग्री, क्योंकि देखो ना ये दोनों लेंथ बराबर है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 5/5 1 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये 45 तो ये 135। सिमिलरली ये भी कितना 135, तो इसका स्लोप भी -1, तो इसका स्लोप भी -1। तो अगर मैं बोल देता हूं कि टेंजेंट जो है वो आपका इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तब स्लोप के पास एक ही ऑप्शन होगा -1। ठीक है, बट अगर मैं ये बोल देता हूं कि टेंजेंट इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूं, लेंथ का बात कर रहा हूं, तो लेंथ का अगर मैं बात कर लेता हूं तब तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन भी आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल लेंथ दे रहा है। भले x पॉजिटिव y नेगेटिव और x नेगेटिव y पॉजिटिव है, वो तो साइन में चेंज हो रहा है ना। लेंथ तो बराबर है ना, अगर लेंथ बराबर है तो उस केस में आपका वापस क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो याद रखना, इक्वली इंक्लाइंड अगर होता है तो +-1 हो सकता है स्लोप स्ट्रेट लाइन का। अभी वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है या नॉर्मली, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। और अगर वो स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट दे रहा है तो उसका स्लोप सिर्फ -1 होगा। अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे रहा है तो +-1 होगा वापस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी अगर मैं कभी भी अगर आपको बोलता हूं कि एक कर्व के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या आप उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? आप बोलोगे सर स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करें? अभी हमने की था ना वर्टिकल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भले ऐसी चीज एडवांस में आपको मल्टीपल ऑप्शन में घुसा देगा कभी भी। ठीक है, कि टेंजेंट अगर किसी जगह पे, टेंजेंट का स्लोप अगर किसी जगह पे एग्जिस्ट, किसी पॉइंट में एग्जिस्ट अगर ना भी करे, तब भी आप उस पॉइंट पे क्या बना सकते हो, तब भी आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हो। और वो टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल टेंजेंट। याद है ये कर्व x⁴ है ना, x = 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या, dy/dx एग्जिस्ट करता है एट x = 0? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है। बट क्या आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो? बिल्कुल टेंजेंट बना सकते हो ना। वो टेंजेंट आपका क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट होता है। कौन होता है, x = 0। ठीक है, वही चीज आपका अगला नोट में लिखा गया है, टेंजेंट टू अ कर्व at any point can be drawn even though dy/dx at p does not
एग्जिस्ट। अगर डेरिवेटिव उस पॉइंट में एग्जिस्ट ना भी करे तब भी आप टेंजेंट उसमें बना सकते हो। उस केस में टेंजेंट जो बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट। इफ देयर इज अ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 टू एन इवन फंक्शन देन इट इज ऑलवेज। इसके ऊपर एक सवाल भी है शेट में, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। देखो ये सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर के हम लोग सवाल वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलता है टेंजेंट अगर x इक्वल टू 0, if there is a tangent at x equal to 0 to an even function then it is always parallel to x axis. It is always parallel to x axis. अच्छा, अगर मेरे पास कोई इवन फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई इवन फंक्शन है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे अगर मैं उसके ऊपर कोई टेंजेंट बना रहा हूं उस कर्व के ऊपर जो एक इवन फंक्शन है, तो किसी भी इवन फंक्शन वाला कर्व के ऊपर अगर मैं x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अब बोलोगे क्यों सर? ज्योमेट्रिकली सीन को समझो। इवन फंक्शन अगर है तो वो y इज इक्वल टू x के अबाउट तो अपना चेहरा चेंज करेगा ना। तो जब अपना चेहरा को चेंज करेगा तब अगर 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो टेंजेंट जो होगा वो तो पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा। डेरिवेटिव ग्राफिकली तो उसका फील पूरा पूरा आता है, बट मैथमेटिकली अगर आप चाहते हो तो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको चाहिए क्या, x बराबर 0 पे डेरिवेटिव चाहिए, तो क्योंकि 0 पे चेहरा चेंज होता है और ग्राफ टेंजेंट अगर उस पॉइंट में बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। ग्राफ से पूरा फील आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे निकालना चाहते हो, बेसिकली आप क्या निकालना चाहते हो, अगर y इक्वल टू fx आपका कर्व है तो आप बेसिकली f डैश 0 निकालना चाहते हो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो ना x के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश माइनस एक्स हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो यहां से एफ डैश माइनस एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अभी x का वैल्यू 0 डाल दो तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस एफ डैश 0 इक्वल टू 0, तो एफ डैश 0 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब डेरिवेटिव टू दैट कर्व व्हिच इज एन इवन फंक्शन at x equal to 0 is always 0। मतलब उस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx एट दैट पॉइंट अगर 0 आ गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx एट दैट पॉइंट का मतलब ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, मतलब टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, क्योंकि स्लोप कब 0 होता है, जब वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है। और एक पेज थियरी है और टेंजेंट लिखने का शॉर्टकट जो भी, वो t बराबर 0 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग करते थे ना, सर्कल्स कॉनिक्स में, वो सब, फिर आपका और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेंजेंट्स के बारे में, और फिर अपना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो वो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। ठीक है ना, आगे अभी आज के क्लास में और हम थियरी नहीं देखने वाले। आज जितना थियरी हम लोग देख चुके हैं अभी उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से, मतलब एक्सरसाइज 1 से आपका। ठीक है, क्वेश्चंस करने के बाद जाकर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग थियरी एंड और सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलो तो पहले अभी आज के लेक्चर में अपन और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितना थियरी अभी तक कवर किया है उसके ऊपर बेस करके कुछ सवाल देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका एक्सरसाइज 1 का ही सवाल है सारे। नंबर 2 देखो क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे प्रूफ करने बोला गया है कि इस कर्व के ऊपर 2,0 और 3,0 दोनों पॉइंट में जो टेंजेंट होगा वो दोनों के दोनों राइट एंगल्स में होगा, वो प्रूफ करो। ठीक है, तो आपको लिखने का अंदाज भी पता होना चाहिए। गिवन कर्व इज लिखोगे सबसे पहले, गिवन कर्व इज y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अभी एट पॉइंट्स 2,0 3,0 राइट एंगल, मतलब पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के राइट एंगल्स दिखाना पड़ेगा। या तो बोलो इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं है, दोनों का स्लोप निकाल देते, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा देते, दोनों आंसर आ जाएगा, है ना, राइट एंगल प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपका स्लोप निकालना। अभी स्लोप कैसे निकालोगे, कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग आप पूरा लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल रहा है, dy बाई dx मिल रहा है, इधर से इधर मिल रहा है ट्वाइस x माइनस 5। ठीक है, तो एट 2,0 dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज -1 आ जाएगा। और एट 3,0 जो dy बाई dx होगा वो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर -1 आ गया, इधर +1 आ गया। ठीक है ना, तो अभी लिखोगे एज dy बाई dx एट x इक्वल टू 2, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट 2,0 और इसको लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0। इसको लिख देते हैं m1 रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और इसको दे देते हैं m2 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, देयरफॉर आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर टेंजेंट टू कर्व y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 एट कौन सा पॉइंट 2,0 एंड 3,0 are at right angle to each other, are at right angle to each other, are at right angle to each other। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? कुछ इसी तरीके से अपने को प्रूफ करना है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अगर समझ आ रहा है तो आगे बढ़ते चलिए, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बस टेंजेंट का स्लोप निकालना था दोनों पॉइंट्स में और दोनों का प्रोडक्ट -1। अगर पैरेलल प्रूफ करने बोलता है तो आप क्या करोगे, बेसिकली दोनों का स्लोप इक्वल आएगा दो अलग अलग पॉइंट में और इक्वल एज m1 इक्वल टू m2 दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि टेंजेंट्स पैरेलल होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात करूं तो 3 पे आप क्या समझोगे, द स्लोप ऑफ द कर्व 2y² बराबर ax² प्लस b एट 1, -1 इज -1। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन कर्व इज क्या होगा, गिवन कर्व हो जाएगा ट्वाइस y² बराबर ax² प्लस b। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा 4y dy अपॉन dx इक्वल्स ट्वाइस ax, तो dy बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax डिवाइडेड बाई 2y। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अभी 1, -1 पे जो स्लोप है वो कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx एट 1, -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट 1, -1 इज इक्वल टू -1। सॉरी -1 तो गिवन है, यहां से निकाल देते पहले, a इंटू 1/2 इंटू -1 तो ये -a/2 आ गया। क्लियर है? तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन से लिख दो m of t at 1, -1 is equal to -1 is given to us, therefore -a/2 इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू जो मिल गया यहां से क्या मिल गया, 2 मिल गया। अभी b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू कहां से निकालेंगे, एक और कंडीशन चाहिए होगा b का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो कंडीशन हम कहां से जनरेट करेंगे, पॉइंट को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और, क्योंकि 1, -1 भी तो आप टेंजेंट बना रहे हो, तो 1 अगर ये कर्व दिया हुआ है, कर्व मानना है इससे है, तो 1, -1 तो इसी के ऊपर का ही तो कोई पॉइंट होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि 1, -1 इधर होगा। अगर बाहर का पॉइंट है तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके आप टेंजेंट थोड़ी ना निकालते, इसी कर्व को डिफरेंशिएट करके 1, -1 पुट करके स्लोप निकाल रहे हो, मतलब क्या 1, -1 इज ए पॉइंट ऑन दैट कर्व। तो लिखोगे एज 1, -1 इज ए पॉइंट ऑन कर्व 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। सही है, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 माइनस a, दैट इज 2 माइनस 2 विच इज 0। ठीक है, देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन दोगे कि देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 फॉर विच a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 फॉर विच the slope of the curves this at 1, -1 is -1। ठीक है, इस प्रकार का कंक्लूजन दो, पूरा फॉर्मूला आपके जोड़ के। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, एक देखो पैरामीट्रिक सिस्टम दिया गया है, x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा बराबर π/4 में आपको नॉर्मल का स्लोप निकाल रहे बोल रहा है क्या? अच्छा, मैं टेंजेंट नॉर्मल सब निकाल के दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते चलो, गिवन कर्व इज क्या, x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब थीटा। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to theta, we have dx by 100। थोड़ा गंदा हो रहा है सर, ठीक है, कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो a इंटू 3 ऑप्शन है, सही कर सकते बट समय लग जाएगा जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। dy बाई डी थीटा वो हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये आ गया आपके पास -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये आ गया 3a इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। देयरफॉर dy बाई dx can be expressed as dy by d theta divided by dx upon d theta, which can be written as 3a sin square theta into cos theta divided by minus 3a sin theta into cos square theta। 3a gets cancelled out, sin upon cos will be minus tan theta। बोलो बात समझ आया? क्लियर? चलो आगे ध्यान से देखते हैं। तो dy by dx minus tan theta मिल गया। आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा, मैंने बोला था यहाँ पे x, y की कोऑर्डिनेट नहीं देगा, अगर पाई बाई 4 आप पुट कर देते हो तो x और y आपको अपना आप मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हियर व्हेन x थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, x y निकाल के रख देता हूँ, a इंटू कॉस पाई बाई 4 का क्यूब, ये a इंटू 1 बाई रूट 2 का होल क्यूब हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a बाई 2 रूट 2, है ना, एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन क्यूब पाई बाई 4 दैट इज a बाई 2 रूट 2। ठीक है, सही है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट थीटा बराबर पाई बाई 4 दैट इज एट पॉइंट a by 2 root 2 comma a by 2 root 2 is dy by dx at theta बराबर पाई बाई 4 is equal to minus tan pi by 4 which is equal to -1। therefore slope of normal at theta बराबर पाई बाई 4 is equal to -1 by m of t बोल देते हैं। ठीक है, जो कि -1 बाई -1 आ जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो 1 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर, नॉर्मल्स नहीं नॉर्मल आर, क्या हो जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन बोल क्या होगा? y माइनस y1, y माइनस व्हाट इज y1 a बाई रूट 2, सॉरी 2 रूट 2 इक्वल टू m ऑफ t -1 इंटू x माइनस a बाई 2 रूट 2। सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल देना। n नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल n कॉलन डैश क्या होगा? y माइनस a बाई 2 रूट 2, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और नॉर्मल तो सेम रहेगा ना दोस्त। कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे उसी पॉइंट से तो नॉर्मल गुजरेगा, बस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, दैट इज व्हाई स्लोप आपका चेंज हो गया, x माइनस a बाई 2 रूट 2। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल का दो इक्वेशन विद स्लोप। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो। पहले आपको स्लोप निकालना है, पॉइंट अगर दिया है तो उसी पॉइंट पे आप डायरेक्टली y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 कर दो, काम हो जाएगा। और क्या चाहिए? क्लियर? चलो नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, रीजन है काफी इजी चीज है, अच्छा कंसेप्ट आएगा, जरूर टाइम लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं। At what points on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 बराबर 0 the tangents are, अच्छा इस कर्व के ऊपर किस पॉइंट पे, पॉइंट निकालना है। चलो पॉइंट निकालने वाला पहला क्वेश्चन मिला। किस पॉइंट पे टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, है ना? अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं let tangents to x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 बराबर 0 are parallel, पहला पार्ट कर रहे हैं, are parallel to
पॉइंट अगर निकालना है तो एज्यूम तो करना होगा ना, एट पॉइंट एच कॉमा के, मैंने बोला था एच कॉमा के पे पॉइंट एज्यूम करो, ठीक है। एक सर्कल का कर्व दिख रहा है, नहीं कुछ इस टाइप का होगा मान लो, है ना, अपर सरफेस मान लेते बस इस टाइप का होगा। तो अभी अगर मैं बात करूं कि एच कॉमा के पॉइंट पे, एच कॉमा, ऐसे डायग्राम वगैरह बनाने नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर बनाओगे तो थोड़ा सा विजुअलाइज होगा, क्लियर होता है। एच कॉमा के पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है, जिसका स्लोप कम से कम क्या होता है, इंफिनिटी को टेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, तब जाकर के एच और के बीच में, एच और के निकालना है ना। एक इक्वेशन तो मिल जाएगा, एच एंड के, एच कॉमा के मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, और दूसरा एक और आ जाएगा, ठीक है। पहले स्लोप निकाल देते हैं। डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4 डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहां से जो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू आया वो आ गया ट्वाइस वाई माइनस 4 इक्वल्स 2 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा dy माई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस 2। क्लियर? तो अभी हम h कोमा k पॉइंट में सारी चीज निकालना चाहते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व at point h comma k is dy by dx, पहले तो लिख दो m of h comma k, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, m of t लिख देते हैं 8h comma k इक्वल टू dy by dx at h comma k which is equal to 1 minus h divided by k minus 2, as the tangent at h comma k is parallel to y axis according to the given question, ठीक है। therefore m of t at h comma k tends to infinity, ये इंफिनिटी को टेंस कब करेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यहां से जो k का वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, as h comma k is any point सेटिस्फाई कराओगे कर्व में, एक और इक्वेशन मिलेगा, k का वैल्यू पुट करोगे यही आ गया। इज एनी पॉइंट, अगर यहां से k डायरेक्टली नहीं मिलता तो लीनियर इक्वेशन एक मिल जाता ना, है ना, क्योंकि स्लोप में सारे टर्म तो लीनियर ही होता है, पावर है ना, लीनियर इक्वेशन मिल जाता। अगर यहाँ पे मैं 2 बोल देता तो एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता, है ना। स्लोप मतलब अगर मैं बोल देता कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ना होकर के पैरेलल टू एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप 2 है तो इक्वल टू 2 होता ना, तो एक लीनियर इक्वेशन मिलता है, यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। बट इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 मार्क्स दिया जाएगा, चिंता मत करो। एज h comma k is any point, as h comma k is any point on the curve x square plus y square minus twice x minus 4y plus 1 is equal to 0, therefore h square plus k square minus twice h minus 4k plus 1 बराबर 0, putting k is equal to 2, कितना मिल रहा है, h square plus 4 minus 2h minus 8 plus 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा h square minus twice h minus 3 बराबर 0, तो h का वैल्यू हो जाएगा 3 और माइनस 1। सही बोला क्या, सही बोला होगा, चल। तो h का दो वैल्यू आ गया है ना, h का अगर दो वैल्यू आ गया मतलब ऐसा 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कर्व में जहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स 2 पॉइंट्स 3, 2 and -1, 2 on that curve
where the slope of tangent is parallel to y-axis, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? इज पैरेलल टू y-axis, क्लियर है? चल आगे चलते हैं। ये हो गया ना हमारा। अभी बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, वापस इतना लिखो क्या, यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला है कंडीशन को चेंज कर रहा है। सेकंड कंडीशन बोला है इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, स्लोप इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम होगा सब कुछ। m of t at h, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब किस पॉइंट का बात कर रहा है, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, दैट इज आपका h, k पॉइंट। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट क्या है, k है। दिस इज इक्वल टू k। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस h बाई k माइनस 2 इज इक्वल टू k। यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक और इक्वेशन तो आपका ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, यहां से h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, थोड़ा सा गंदा होगा बट सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। बेसिकली 6 के बाद 2 क्वेश्चन था इसी पैटर्न में, मैंने इसी में घुसा दिया, ठीक है। शायद आप यहां से कंसेप्ट समझ करके 6 के बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसको कर लेना। 2 और 3 पार्ट करने का जरूरत नहीं है, मैं इसी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे घुसा दिया, ठीक है। तो इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट यहाँ से एक इक्वेशन मिला, यहाँ से एक इक्वेशन मिला। अभी इन दोनों इक्वेशन को डेफिनेटली यहाँ पे k का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं, h निकालोगे क्योंकि h लीनियर डिग्री है, h सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे करके, यहाँ से k निकाल दोगे, पहले k आ जाएगा तो k यहाँ पे पुट करके h आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से करना होगा। थर्ड कंसेप्ट है आपका पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। अभी अगर पैरेलल टू y एक्सिस ना हो करके पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दिस है, तो ये जो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा m ऑफ टेंजेंट एट h, k जो हो जाएगा तो किसके इक्वल होगा, पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। तो अगर ये टेंजेंट जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, जो कि किस पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, 4,1 और 3,0 से ज्वाइन हो रहा है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो स्लोप ही आएगा ना। y एक्सिस था तो उसका स्लोप इंफिनिटी आया। अभी y कोऑर्डिनेट के इक्वल बोला तो इक्वल टू k आया। अभी इन दोनों को पैरेलल वापस बोला तो पैरेलल होने से स्लोप इक्वल होता है। टेंजेंट का स्लोप तो इधर लिखा हुआ है, उधर स्लोप क्या हो जाएगा, 1 minus 0 divided by 4 minus 3, that is 1 minus h by k minus 2 is equal to क्या आएगा, 1 by 1 1 आ जाएगा। यहाँ से एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दो बस। इस जगह पे कंडीशंस पे चेंज आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला कंडीशन आ जाएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है। फिर अकॉर्डिंगली पूरा सिंप्लीफिकेशन सही में सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो, फाइनल कंक्लूजन दो। क्लियर, समझ आ रहा है ना? बस इसी अंदाज में करना है। अगर चाहो तो इसको भी कर सकते हो 2, 3 को, अगर समय का कमी है तो आप आगे 7, 8 आपको ऐसे 2 क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे आप ये चीज वापस आपको सोचने को मिलेगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y square equal to x cube। ठीक है, वही गिवन कर्व इज 9y square equal to x cube, ये सब रामायण लिख पर डिफरेंशिएट मारो क्योंकि where the normal of the curve makes equal intercept with the axis। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है नॉर्मल, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट, तो स्लोप ऑब्वियसली -1 होगा। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू x और आपको पॉइंट निकालना है। तो अगर x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 18y डिवाइड बाई dx बराबर 3x स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? तो डिवाइड बाई dx जो होगा क्या हो जाएगा, 3/18y दैट इज x स्क्वायर अपॉन 6y। ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 6y हो जाएगा डिवाइड बाई dx। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, तो पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर पॉइंट वगैरह आप कंसीडर कर लोगे, लिख लोगे जैसे अभी अभी लिख के दिखाया। ठीक है ना, मान लेता हूँ वो पॉइंट है आपका h, k जो आपने कंसीडर किए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट h, k वो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6k हो जाएगा। h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6k होगा। देयरफॉर अभी अगर मैं नॉर्मल का बात करूं एट दैट पॉइंट h, k वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 6k डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, दैट इज इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा विद नेगेटिव साइन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नॉर्मल का स्लोप एट दैट पॉइंट। ठीक है,
और अभी ये नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो डेफिनेटली इसका आंसर -1 होगा, क्योंकि जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, थोड़ी देर पहले दिखाया उसका स्लोप -1 होता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन गया वो हो गया 6h = 8 स्क्वायर, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एज द पॉइंट as h, k is any point on that curve, therefore 9k² must be equal to h³। दोनों इक्वेशन है, सॉल्व करो दोनों को, आराम से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, समझ में आ रहा है? h और k दो कोऑर्डिनेट मिलेगा और फिर आप फाइनल कंक्लूजन दे दोगे। therefore the points are this on which the curve 9y² = x³, sorry, the normal to the curve 9y² = x³ makes equal intercept with the coordinate axis। क्लियर, समझ आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है, पॉइंट निकालने का कंसेप्ट मैं बहुत बार करा रहा हूँ, शीट में भी आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, आप करो इन सबको। पहले तो ये सब अच्छे से समझ के नोट्स में बनाओ, अच्छे से नोट्स, फिर जाकर के वो क्वेश्चंस करो, अपना आपकी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9 पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। फाइंड, अरे क्या फालतू क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, ये कोई भी एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोऑर्डिनेट्स निकालना है h, k, ठीक है, at which the tangent is equally inclined to the axis, at which the tangent is equally inclined to the axis। ठीक है, तो टेंजेंट अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका स्लोप का दो ऑप्शन हो जाएगा, +-1। ठीक है, और आपका कर्व क्या है, √x + √y = 4। टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है तो दोनों ऑप्शन खुलेगा, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो गिवन कर्व इज क्या होगा, √x + √y = 4 हो जाएगा। गिवन कर्व तो आपका √x + √y = 4 हो जाएगा ना। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, पहले dy/dx का एक्सप्रेशन निकालो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1/2 √x + 1/2 √y * dy/dx, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो अगर मैं dy/dx का बात करूं तो वो हो जाएगा आपका -√y/x। ठीक है, -√y/x, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। Therefore dy/dx at h, k जो होगा वो हो जाएगा -√k/h। समझ आ रहा है, -√k/h हो जाएगा। क्लियर, चलो तो यहाँ पे आ गया आपका स्लोप। ठीक है, ऊपर तो आप कंसिडर कर लोगे h, k। गिवन कर्व ना देकर के लिखना पड़ेगा, लेट द टेंजेंट एट h, k to the curve √x + √y = 4 is equally inclined with the coordinate axis, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्सिस मत लिख देना, es लिखना। चलो तो -√k/h होगा, ये आपका एक कंडीशन आपको मिला। ठीक है, अभी यही चीज किसके इक्वल बोल रहा है, +-1, एज टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, as tangent is equally inclined to the coordinate axis, ठीक है। therefore अभी बहुत बच्चे मेरे को यहाँ पे डाउट पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चल गया कि कर्व जो है वो दोनों प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका कर्व सिर्फ इसी प्रकार से एग्जिस्ट करता है तो क्या करोगे आप, x > 0 y > 0, तब आपको क्या करो मतलब एग्जैक्टली करोगे क्या आप तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा
और बिल्कुल ये एक सही आर्गुमेंट है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? क्योंकि इस कर्व में दिख रहा है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर कर्व इधर एग्जिस्ट करता तभी ना जाकर के टेंजेंट का स्लोप 1 हो पाता। अभी तो अब की बार तो कर्व सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली टेंजेंट जो है वो -1 ही होगा स्लोप, ठीक है, +-1 दोनों में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा के दिया आपको +-1 दोनों होता है, बट एज यहाँ पे x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है फॉर रूट टू बी डिफाइंड, तो कर्व सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कर्व एग्जिस्ट करता है, अभी बहुत बच्चे मेरे को ये भी पूछते हैं कि सर आपको किसे पता चल गया कि जैसे कि कर्व जो है वो इस प्रकार से नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने मान लिया कि कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस प्रकार से भी तो एग्जिस्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप +-1 दोनों को लेकर के ही सॉल्व करो, और करने के बाद जो पॉइंट्स आता है उसमें एक बार गौर से नजर करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंड क्या लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस देयरफॉर dy by dx at h, k is equal to +-1, that is √k by h का वैल्यू क्या आ जाएगा, √k by h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, +-1 दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। बट अंडर रूट का वैल्यू कभी -1 हो नहीं सकता है, इसके लिए तो k और h को इमेजिनरी होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी लॉजिक से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर सिर्फ -1 लेते तो ही काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट ही कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि कर्व को देख करके आपको समझना पड़ रहा है कि x y ग्रेटर देन 0, तो मोस्ट चांसेस बन रहा है कि -1 बनने का, ठीक है। अभी कोई आर्गुमेंट कर सकता है मेरे साथ कि कर्व तो ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। बट अगर ऐसे होना है, एक बार चलिए ना उसको वो कर लेते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। अगर कर्व ऐसे होता है तब तो कर्व इंक्रीजिंग होना पड़ेगा ना, तो डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया ना, कर्व को लेके कंफ्यूजन है कि कर्व का नेचर कैसा होगा। यहाँ पे तो ये कंफर्म हो गया कि x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देता हूं तो ये 1/2 √x हो जाएगा प्लस 1/2 √y इंटू y डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y डैश का जो वैल्यू आएगा वो √y/x आएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल x, y ग्रेटर देन 0 हमेशा आपको दिख रहा है कि y डैश हमेशा लेस देन 0 होगा, दैट इज कर्व हमेशा डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग का कोई गुंजाइश है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। अगर कर्व हमेशा डिक्रीजिंग होता है तो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप जो होगा टेंजेंट का, है ना, जहां पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा -1, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट अब दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस as tangent is equally inclined to the coordinate axis and tangent is equally inclined to the coordinate axis and the given curve नहीं, therefore coordinate axis, therefore slope of tangent at h, k is equal to +-1, but as the given curve is present only in the first quadrant, which is decreasing in nature, for all x, y greater than 0, therefore slope of tangent at h, k का एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है -1, दैट इज dy by dx at h, k का भी एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है -1। तो यहां से आ जाएगा √k by h इक्वल टू 1, दैट इज h बराबर k। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अभी आप क्या बोलोगे, एज h, k is any point on the curve, ऐसे लिख दोगे, therefore √h plus √k इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो h और k इक्वल है तो 3 √k इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 4, therefore h भी हो जाएगा आपके पास 4। तो जो पॉइंट हो जाएगा, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, जो पॉइंट हो जाएगा जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये पैरेलल इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, वो पॉइंट हो जाएगा आपका 4,4, सही आंसर, ठीक है। वो पॉइंट हो जाएगा आपका 4,4।
तो फाइनल कंक्लूजन दे दोगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the curve at which the tangent is equally inclined with the coordinate axis is 4, 4। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं +1 को लेकर के कि +1 को आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। तो +1 को रिजेक्ट करने के पीछे लॉजिक है ये, ठीक है, कि आप +1 हमेशा ऐसे रिजेक्ट होगा जरूरी नहीं है, वो कर्व के इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मैं 6 मार्क के प्लेटफॉर्म में बोर्ड एग्जाम में दे देता हूं तो शायद कुछ गिने चुने बच्चे जो सही से तैयारी किए हैं वही कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये एक अच्छा चॉइस हो गया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, जबकि बच्चों को मैं याद करा देता हूँ ये चीज +-1 है तो वो भी +-1 लेकर के दो केस सॉल्व करने लग जाते हैं, है ना। यहाँ पे स्क्वेयरिंग वगैरह करके k=h लेकर के आ जाते हैं। जबकि बात अगर आप देखोगे कि √k/h = -1 करके भी बहुत बच्चा यहाँ से k=h ही निकालेगा और अल्टीमेटली आंसर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ये जो आर्गुमेंट वो दिखाएगा वो कंप्लीटली रॉन्ग है। इस आर्गुमेंट को उसको इस प्रकार से दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर एग्जामिनर सही पकड़ पाता है तो ये पूरा गलत है, काट देगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसीलिए चीजों को सही से करना जरूरी है। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो +-1 होने का बिल्कुल चांस है, बट +1 यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि कर्व फर्स्ट क्वार्टर में कंप्लीटली लाइक कर रहा है और डिक्रीजिंग है। अभी अगर मैं आपको कर्व इस प्रकार से दे देता हूं, मान लो y = x², ठीक है, y = x² दो क्या, मान लो ऐसे दे दिया कर्व, रूट y = x, ये कर्व दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर आपके पास कर्व ये है तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा ना कि कर्व ये होगा। स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, बट x यहाँ पे x भी y भी दोनों के दोनों पॉजिटिव हो रहा है तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में बनेगा, एक ही हिस्सा होगा, पैराबोला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कर्व इस प्रकार से इंक्रीजिंग हो रहा है तब तो उसके पास एक ही ऑप्शन बनेगा ना, और तब +-1 में से -1 वाला -1 वाला रिजेक्ट होकर के +1 आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो +1 आपको लेना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। सही, इसी क्वेश्चन में कर्व को चेंज करके अगर मैं ये दे देता हूं तो -1 रिजेक्ट होकर के आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, +1 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार की चीजें आपके साथ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली होशियार रहना होगा थोड़ा। ठीक है, तो और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि इस रूट को डिफाइन होने के लिए y को पॉजिटिव होना पड़ेगा और स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई x मस्ट बी पॉजिटिव। तो xy अगर पॉजिटिव है तो कर्व का प्रेजेंस सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही होगा। ठीक है ना, है ना। और कोई ऐसा कर्व भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ जहाँ पे कर्व जो है आपका यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ऐसे, है ना। तो +1 का भी पॉसिबिलिटी बन जाएगा, -1 का भी पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो वो पूरा कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई अनाप शनाप कर्व तो आपको दिया नहीं जाता है। ठीक है ना, ऐसा ही कर्व आपके एग्जाम में आएगा जो शायद देख के तो पता नहीं चले, अननोन कर्व है ये आपके लिए, अननोन कर्व है बिल्कुल, देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कैसा होगा उसका नेचर, क्योंकि उसका ग्राफ आपको पता नहीं है, तो नोन कर्व हो गया, बट ये तो अननोन कर्व था। ठीक है, बट आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो आपको शायद पता चल जाएगा कि ये किस प्लेटफॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर ये इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है उसी इंटरवल में, तब तो डेफिनेटली +1 और -1 दोनों ऑप्शन हो जाएगा ना। बट अगर आपका कर्व पूरा डोमेन में सिर्फ इंक्रीज करेगा तो आंसर कौन सा पॉसिबल होगा, यहाँ में से +-1 में से +1 वाला चॉइस हो जाएगा, और अगर सिर्फ डिक्रीज पूरा डोमेन में अगर डिक्रीज हो गया तो -1 वाला चॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। एनसीईआरटी लेवल में तो इस प्रकार के सवाल आपको नहीं मिलेगा, बट बिल्कुल मैं बार बोल रहा हूँ कि इग्नोर मत करो, अच्छा कंसेप्ट है, कभी भी एग्जाम में टपक जाएगा फिर आप हंसोगे। ठीक है, फिर मैं हंसूंगा, आप रोगे बैठ के, और बाकी बच्चे हंसेंगे जो मेरी बात सुने हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को समझ जाइएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 18 में क्या बोला गया है, शो दैट द लाइन टचेस द कर्व एक्सपोनेंशियल एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अच्छा, ये एनालाइज द कर्व जहां पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूं इस चीज को, फिर मैं प्रूफ में आता हूं। ठीक है, चलो आपको बोला है y शो दैट द लाइन, अच्छा y = -b e टू पावर माइनस का नेचर बेसिकली आपका इस प्रकार से ही होगा, डिक्रीजिंग नेचर होगा। ठीक है, और x = 0 पे पॉइंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा b। ठीक है,
तो आपको बोला है कि शो दैट द लाइन, ये लाइन इस कर्व को टच करता है, प्रूफ करना है आपको। कहां पे टच करता है प्रूफ करना है? उस जगह पे जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, दैट इज एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पे आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है, ये लाइन कौन है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इस कर्व को टच कर रहा है। ये कर्व कौन है? b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए। तो क्या थॉट रहेगा आपका प्रूफ करने का? बिल्कुल बोलो कि ये लाइन अगर आपको गिवन है तो इस लाइन का स्लोप तो आप इस डायरेक्टली निकाल सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। तो स्लोप अगर आपके पास आ जाएगा और इधर आप क्या कर दोगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके 0, b पे स्लोप निकाल दो। तो डिफरेंशिएट करके 0, b पे अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? इस 0, b के कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप आएगा। तो अगर उसका स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल आ गया, मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा कि यही लाइन है वो लाइन जो इस पॉइंट पे इस कर्व को टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए प्रोसीड करते हैं अकॉर्डिंगली। given curve is y is equal to b into e to the power minus x by a। ठीक है, b into e to the power minus x by a। अभी when x is equal to 0, y equals to b, therefore the curve crosses the y-axis, therefore the curve crosses the y-axis at point 0, b, at point 0, b। समझ आ रहा है? क्लियर? तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा? dy बाई dx जो होगा ये हो जाएगा b इंटू ई टू दी पावर बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स माइनस 1 बाई ए हो गया। ठीक है, तो ये माइनस b बाई ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ए आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव कहां पे निकालना है? 0, b पे। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट 0, b इज इक्वल टू m ऑफ टेंजेंट एट 0, b है ना, इज इक्वल टू dy बाई dx। नाटक अगर करना चाहते हो तो कितना नाटक है जिंदगी में, नहीं? e टू दी पावर 0, तो ये आ गया माइनस b बाई ए इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्योंकि इसका स्लोप देखो ना क्या आएगा, तरीके से देखो, एलसीएम लो, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स बाई वाई प्लस बी। ये देखो ना m का वैल्यू क्या है? अरे x बाई वाई क्या कर रहा हूं? ठीक है, x होगा, तो माइनस बी बाई ए, ये स्लोप हो गया जो कि इसके इक्वल आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन आप साइड में दिखा दोगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे अभी कंक्लूजन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट that point where the curve crosses the y-axis is equal to the slope of the line x by a plus y by b equal to 1. Therefore, the line x by a plus y by b equal to 1 touches the curve y equal to b into e to the power minus x by a at the point where it crosses the y-axis। इतना लिख दो, एग्जामिनर संतुष्ट आपसे। ठीक है, क्लियर है? बस हो गया, आगे चलते ध्यान से। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। ठीक है, ये कर्व वाई एक्सिस को जहां पे, सॉरी एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर रहा है, कट इट्स एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगा तो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो गिवन कर्व इज, लिख दो सबसे पहले क्या है, y बराबर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना, y बराबर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अभी आप क्या करोगे, when the curve crosses the x-axis
y coordinate must be 0, implies x minus 7 equal to 0, x equal to 7. Therefore curve 1 crosses x axis at 7, 0. अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है इसी पॉइंट पे. पॉइंट तो मिल गया, स्लोप निकालो अभी. ठीक है, तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx है ना, x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर किया जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो डेरिवेटिव करेंगे ट्वाइस x माइनस 5. अच्छा, नीचे वाला तो कांस्टेंट रहता है ना पहले, तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 माइनस x माइनस 7 इंटू ट्वाइस x माइनस 5. ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट पुट करते 7, 0. तो ये कितना आएगा, मैं चाहता तो ये सिंप्लीफाई कर देता, नहीं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, दैट इज 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी रहे 14 माइनस 5 हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये 7 माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 से कैंसिल किया, 4 से कैंसिल कर रहा हूं, तो ये 1/20 आ जाएगा. ठीक है, देयरफॉर m ऑफ t at 7, 0 इक्वल टू 1/20 and hence m of n at 7, 0 ये कितना हो जाएगा minus 1/m of t, that is minus 1/1/20 which will be minus 20. क्लियर है, तो m of t मिल गया, m of n मिल गया. अभी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो. कहां पे निकालना है, एट दैट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस, दैट इज इस पॉइंट पे निकालना है. ठीक है, therefore the equation of tangents and normal at point 7, 0 are t colon dash y minus 0 equal to 1/20 into x minus 7 and n colon dash y minus 0 equal to minus 20 into x minus 7. आ गया दोनों इक्वेशन. क्लियर है, समझ आ रहा है ना, बस हो गया. आगे चलते, चलो और 2 क्वेश्चन बाकी कर देते. चलो, find the equation of the tangents drawn to the curve this from 1, 2. अच्छा, वो वाला, वो जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, बोल रहा है कि कर्व के ऊपर 1, 2 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है क्या, देखो तो पुट करके 4 माइनस 2 2 माइनस 8 प्लस 8. अच्छा, कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बट बाहर का किसी भी पॉइंट से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. मान लेता हूं कर्व ये है, ठीक है, और पॉइंट कुछ 1, 2 कुछ ये पॉइंट है. कर्व को पूरा बनाते नहीं, सही ऐसे बनाते, ये 1, 2 है, और यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इसका इक्वेशन बताना है. ये क्या हो रहा है, ठीक है. तो 1, 2 ये पॉइंट है, हाँ ये मत समझ जाना, ये नहीं दिया है, ये लाई नहीं कर रहा है कर्व के ऊपर. पुट करके देख लो ना, 4 माइनस 2 आएगा और 2 इक्वल टू 0, लाई नहीं कर रहा है. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द कर्व, ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम दैट पॉइंट. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है. तो टेंजेंट निकालने के लिए पहले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिया है. तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले, फिर जाके ना 2 पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दूंगा. पहले कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो निकालो. ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 1, 2 टू द कर्व, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 1, 2 टू द कर्व. कौन सा कर्व है भाई, y स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. y स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 touches the given curve at h, k.
ये हम एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग ये कंसेप्ट आपको पता है ना ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जो स्लोप होगा उसी को हम इन दोनों की ज्वाइनिंग स्लोप के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और एक और इक्वेशन बन जाएगा कि h कोमा के इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों को सॉल्व करके h कोमा के निकाल देंगे। फिर जैसे h कोमा के आएगा फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? ट्वाइस y डिवाइड बाई dx माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड अपॉन dx बराबर 0। ठीक है, अभी हम क्या कर पाएंगे? यहां से डिवाइड अपॉन dx का वैल्यू जो है वो यहां से क्लियरली दिख रहा है, 6x स्क्वायर बाई 2y माइनस 4 है, दैट इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस 2। ये है आपका डिवाइड बाई dx। देयरफॉर डिवाइड बाई dx एट h कॉमा k क्या हो जाएगा? 3h स्क्वायर बाई k माइनस 2, 3h स्क्वायर बाई k माइनस 2 हो जाएगा, है ना। चलो अभी अगर आगे अगर मैं देखता हूं तो इक्वल टू m ऑफ t h कॉमा k लिख दो एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एज लिख के और क्या करूं, गिवन तो नहीं है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट h कॉमा k इज इक्वल टू क्या कर दो, इनका स्लोप दैट इज k माइनस 2 डिवाइडेड बाई h माइनस 1। तो इधर से आ जाएगा 3h स्क्वायर बाई k माइनस 2 इक्वल टू k माइनस 2 बाई h माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू h माइनस 1 बराबर k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन अगर यहां से सिंप्लीफाई करना तो बहुत गंदा हो जाएगा यार। अगेन एज h comma k is a point on that curve, therefore k square minus twice h cube minus 4k plus 8 equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे k minus 2 होल स्क्वायर का पैटर्न बनाना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको k minus 2 होल स्क्वायर का अगर मैं पैटर्न बनाता हूँ तो इधर बचेगा 2h cube minus 4, मुझे जहां तक लगता है। प्लस 4 को चुरा लिया k ने और इधर माइनस 4 हो गया, सही है। और k माइनस 2 होल स्क्वायर इधर से डालो आप, 3h स्क्वायर h माइनस 1 इक्वल टू 2h क्यूब माइनस 4 फ्रॉम 2। ये चीज अगर नहीं दिखता है किसी को, अदरवाइज k का वैल्यू h के टर्म्स में निकाल के एक इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 3h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर बराबर 2h क्यूब माइनस 4। तो ये आ जाएगा 3h क्यूब माइनस h क्यूब कितना हो जाएगा, h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी ये तो बन गया क्यूबिक। क्यूबिक को कैसे समझा है, प्लस 2h माइनस 2h प्लस 4। हीट एंड ट्रायल से सिंपली तो हो रहा है, बट अगर नहीं होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करता, छोड़ देता, सवाल ऐसा आएगा ही नहीं जो हीट एंड ट्रायल से सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है ना क्यूबिक सॉल्विंग। वो अगर पढ़ाने चला गया तब तो और चला जाएगा समय। 3 वैल्यू दिख रहा है, h इक्वल टू 2 आ रहा है और यहां से भी 2, तो यहां से अच्छा 2 रिपीटेड रूट है क्या? क्या बात है भाई। h माइनस 2 इंटू h प्लस 1 दिख रहा है शायद, तो h माइनस 2 होल स्क्वायर। तो h का वैल्यू डायरेक्टली लिख दो ना, क्या होगा 2 होगा और माइनस 1 होगा। ठीक है, तो h अगर 2 और माइनस 1 है तो k का वैल्यू आ जाएगा ना, कर ही सकते हो आप लोग खुद से। फ्रॉम 2 k निकाल देना ना भाई, h यहाँ पे पुट करके क्या आ जाएगा, k अगर आ गई तो पॉइंट आ जाएगा। फ्रॉम 2 h इक्वल्स टू 2 गिव्स 3 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर।
दैट इज k माइनस 2 क्या आ जाएगा 2√3 का प्लस माइनस, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3, और जब h का वैल्यू -1 होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तब तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जानते हो ना कि यहाँ पे आपको लिख के देना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि एज h माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3h स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव है, देयरफॉर h हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। देयरफॉर h इज इक्वल टू ओनली 2 ही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो यही देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज आर क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2√3 and 2, 2 minus 2√3. Therefore, equation of tangents from 1, 2 to that curve are क्या हो जाएगा y माइनस, डायरेक्टली निकाल दो ना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 अगर करोगे तो ये 4√3 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। पॉइंट्स तो अच्छा, अरे क्या कर रहा हूँ 1, 2 के साथ ज्वाइन करना है ना, इन दोनों को ही ज्वाइन कर रहा हूँ, ये दोनों तो एक ही एक्सिस के ऊपर है, x इक्वल टू 2 के ऊपर है दोनों पॉइंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे y माइनस y1, तो इधर y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 2 माइनस √3, ये कितना जाएगा -2√3 डिवाइडेड बाई -1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा आपका बस यहाँ पे 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज, और यहाँ पे भी एक चीज, यहाँ पे बेसिकली ये दो आ गया आपका दो टेंजेंट का इक्वेशन। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो अच्छा सवाल था, यहाँ पे रिजेक्शन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से रखिएगा, है ना। इस प्रकार के कर्व अगर दिए जाते हैं जो आपको डिफरेंशिएट वगैरह करके इस प्रकार के इक्वेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप संभाल देना चीजों को। ठीक है, क्लियर। आंसर क्या दिया गया है 22 का, तो ऐसा ही है, दो इक्वेशन है, अब मैच कर लेना सॉल्व करके। चलो आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसमें क्या पूछा जा रहा है वो सोचते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। हाँ, अच्छा कंसेप्ट है, मैं बार बार बोल के दे रहा हूँ, प्रॉपर्ली इसको कीजिएगा। एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, बट अगर वो लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन ना कराए आपसे तो क्वेश्चन उस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, बट कंसेप्ट यूज हो सकता है। 25 फॉर कर्व y बराबर 4x³ माइनस 2x to the power 5, find all points at which the tangent passes through the origin। वो सारे पॉइंट्स निकालना है जहां पे, मतलब इस कर्व के ऊपर वो सारे पॉइंट्स निकालना है जहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। क्वेश्चन को यही क्वेश्चन है 22, बट थोड़ा घुमा के पूछा कि अभी बोल रहा है कि उस पॉइंट पे कौन सा वो पॉइंट है बताओ जहां पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। तो अगर वो टेंजेंट आगे जाकर के ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से ही आप टेंजेंट बना रहे हो। ऐसे सोच सकते हो ना कि बस लैंग्वेज में दोनों का खेल है, अंतर है, बट बाकी कंसेप्ट वाइज दोनों सेम है। ठीक है ना, कि इस कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो ओरिजिन से पास करेगा। मतलब सीधा सीधा चीज है कि ओरिजिन से इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनाएंगे उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताओ। ठीक है, तो उसको h को के मान लोगे तो डिवाइड बाई dx निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 12h स्क्वायर माइनस 10h to the power 4। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों को ज्वाइन करके जो स्लोप आएगा दैट इज k बाई h आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू हो जाएगा h इंटू 2 कॉमन आएगा ना, 2h, h स्क्वायर भी कॉमन आएगा तो 2h³ हो जाएगा, तो 2h³ हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 रहेगा
और माइनस यहाँ पे 5h स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया k का वैल्यू, ठीक है। अगेन h कॉमा k इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस ट्वाइस x टू द पावर 5, देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा 4h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो 2h क्यूब को अगर मैं k को इक्वेट कर देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 12h क्यूब माइनस 10h टू द पावर 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8h टू द पावर 5 माइनस 8h क्यूब इक्वल टू 0। तो 8h क्यूब अगर कॉमन ले लेता हूं तो इधर h स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो h का 3 पॉइंट आया तो k भी क्या हो जाएगा, एक k तो 0 आएगा, एक अगर प्लस 1 रखते हैं तो प्लस 1 अगर रखोगे तो 4 माइनस 2 आएगा, और अगर माइनस 1 रखोगे तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज माइनस 2 आएगा। तो पॉइंट्स आ जाएगा 0,0 1, माइनस 1 सॉरी हाँ 1,2 और माइनस 1, माइनस 2, ठीक है। अभी 0,0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि आगे जाकर के वो 0,0 से पास कर रहा है, तो 0,0 थोड़ी ना पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना 0, 0। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, हाँ हो सकता है 0,0, क्योंकि 0,0 तो एक चॉइस हो जाएगा ना, क्योंकि मान लो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर ये पॉइंट खुद ही ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन भी तो इस पॉइंट के ऊपर एक मतलब ओरिजिन भी तो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हो गया ना जो सेटिस्फाई भी कर रहा है, और जिसके ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो ओरिजिन से पास भी हो रहा है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, अकॉर्डिंगली आंसर में तीनों ही आएगा, ठीक है। 0, 0, 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 तीनों ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये आखिरी वाला एक और कंसेप्ट मिला है, यहाँ पे ध्यान से इसको सीख करके रखिएगा, ठीक है। तो मुद्दे का चीज है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने के बाद हम लोग क्या कंसेप्ट पे फोकस किए, पॉइंट, अलग अलग कंडीशंस को यूज करके पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कितना समय बाकी हुआ, कितना समय, अरे बाप रे 1 घंटा हो रखा है, ठीक है। चलिए और कुछ 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, वो कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे और बढ़ने का आज समय नहीं होगा, अगले लेक्चर में बाकी चीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस 30 तक कर लेते हैं आज, है ना। 28 देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस कर्व के ऊपर एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या है कि वो लोग 0 दे करके आपसे y निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो गिवन कर्व इज y बराबर, जो कि एक इम्प्लीसिट इक्वेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 आपसे वो y निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 आप सॉल्व करो, y बराबर ये 1 टू द पावर y हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, है ना, जो कि आ जाएगा 1 टू द पावर y, और ये 0 तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, फटाफट डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we have, क्या पता चलेगा, अगर मैं डेरिवेटिव कर देता हूं तो इधर से dy by dx आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको साइड में, बोर्ड एग्जाम में अगर कर रहे हो तो इसको साइड में निकालना पड़ेगा। कंसीडरिंग y is equal to 1 plus x whole to the power u is equal to 1 plus x whole to the power u, we have log y, log of u equals to y into log of 1 plus x, clear। therefore डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 by u into du upon dx बराबर y divided by 1 plus x into derivative of 1 plus x is 1 plus log of 1 plus x into y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, क्लियर। तो du by dx का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, u आ गया, u दैट इज 1 plus x होल टू द पावर y, ठीक है। और इधर आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 1 plus x प्लस log of 1 plus x into dy by dx, ठीक है।
तो ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बॉक्स का स्क्वायर दैट इज साइन टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो आपको तो इतना कुछ से मतलब नहीं है, आपको ये इतना लंबा डिफरेंशिएशन कराना बेसिकली। अभी सोचो ना, अभी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है कोई, तो आपको डेरिवेटिव चेक करने का जरूरत है? आपको तो डेरिवेटिव आता है, ऑब्वियसली पता ही चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, है ना। तो अभी आपको डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए कहां पे, एट x इक्वल टू 0। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन द above इक्वेशन वी हैव, हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल जाएगा ना, डेरिवेटिव का वैल्यू मिलेगा एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट 1,0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 रख, ऊपर 1 रख, तो ये तो 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 टू दी पावर 1 इंटू ये हो जाएगा log 1 डिवाइड बाई डी एक्स एट 1,0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 इंटू साइन 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, log 1 ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0,1 इज कितना, 1 आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट 0,1 इज -1 एंड हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, y minus 1 is equal to -1 into x minus 0. That is x plus y equal to 1 is the equation of normal to that curve at x बराबर 0 and y बराबर 1, that is at point 0,1. ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 0 दे करके बेसिकली y निकालना आपका एक टास्क था। दूसरा टास्क है आपका कि डिफरेंशिएशन आप करके देखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व था जिसको आपको करना था, और चेन रूल भी यूज हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है, और फिर तो नॉर्मल का इक्वेशन का कंसेप्ट यूज हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ करके लगभग आपका पूरा डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट दोनों अच्छे से चेक किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आराम से आपको आईटीजे पूछ सकता है, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अकल लगा के वो लोग पेपर बनाते हैं तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल। ठीक है, आगे देखते चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का सवाल। देखिए, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y बराबर cos ऑफ x प्लस वाई। आ भी चुका है एग्जाम में, 6 मार्क का एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ये रिसेंट 2-3 साल में ही आया है। ठीक है, टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है सारे के सारे। y बराबर cos ऑफ x प्लस वाई है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, पॉइंट एब्सेंट है, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मान लेते लेट द टेंजेंट्स to the curve, let the tangents to the curve y is equal to cos of x plus y at point h, k। आप एक पॉइंट मान रहे हो, h के आर्बिट्ररी है, सॉल्व करोगे उसका मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएगा। एट h, k is parallel to line x plus twice y equal to 0। ठीक है, now differentiating the curve with respect to x, we have dy upon dx equals minus of sin x plus y into 1 plus dy by dx। तो यहां से जो चीज बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है, हो गया। चलो आगे तो क्या सोचे हम, आगे अभी हमें
पॉइंट पता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट h, k क्या हो जाएगा, एट लिख देना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन h प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन h प्लस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नीचे अलग करके लिखते हैं एज द स्लोप as the tangent is parallel to x plus 2y equal to 0, therefore dy by dx at h comma k must be equal to minus half, that is sine of h plus k divided by 1 plus sine of h plus k, इसका नेगेटिव साइन इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ h प्लस के इक्वल टू यहां से 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको आप मार्क करके रखो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे लिखते हैं अगेन, एज द कर्व is a point on, क्या बात करें, as h comma k is a point on the curve y is equal to cosine of x plus y, therefore k must be is equal to cosine of h plus k हो जाएगा। ठीक है, तो cosine of k plus h plus k को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर h plus k लिख सकता हूं ना, सही है। x कोऑर्डिनेट h का वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में दे रखा है। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। बेसिकली ये प्लस माइनस होता है, आप इन्वॉल्व कर दो प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसका वैल्यू आपको 1 दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये 0 आ गया, तो k 0 मिल गया। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, इधर भी जगह खत्म, इधर भी खत्म, इधर करें, इसको हटा देते हैं ना, तो फ्रॉम 1 साइन ऑफ h प्लस 0 का वैल्यू 1 मिल गया, तो साइन h मिल गया 1, तो h क्या क्या आ जाएगा भाई, माइनस 2 से 2 के अंदर 1 कहाँ पे होता है, ये तो होता है पाई, ये 2 पाई। ठीक है, तो 1 कितने जगह पे हो रहा है, 2 जगह पे हो रहा है, एक π/2 और दूसरा माइनस 3π/2, एक π/2 और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री भी आपको टेस्ट कर लिया। ठीक है ना, चलो, तो ये आ गया आपके पास 2 पॉइंट। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिंस h बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस 2 से 2 यहाँ पे जब कहीं ना कहीं पे लिख देते भैया, h बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस 2 से 2, सही है, आ गया h, के भी आ गया। अभी जो भी रेड पेन से लिखूंगा वो फाइनल कंक्लूजन होगा। ठीक है, पहले इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, अभी फाइनल। हो 29 भी तो हो गया ना, इसको भी हटा देते। चलो, तब तो ब्लैक से ही काम चल जाएगा। देयरफॉर वो हटा दिया, तो निकालना क्या है, क्या निकालना था भाई, टेंजेंट या नॉर्मल निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल बोलता है नॉर्मल निकाल देना, देख लेना, मुझे याद नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve parallel to the line x plus 2y equal to 0। ठीक है, r क्या लिखोगे, P1 कलर, पहला टेंजेंट क्या होगा, अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो निकाल दिया, एट π/2 0 हो जाएगा एक पॉइंट, एंड माइनस 3π/2 0 हो जाएगा दूसरा पॉइंट। r T1 हो जाएगा आपका क्या, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसके पैरेलल है ना, तो माइनस हाफ ही होगा, x माइनस π/2, एंड y माइनस 0 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू x माइनस माइनस प्लस 3π/2। तो दिस आर द 2 पॉसिबल टेंजेंट्स, तो इसको T2 लिख देना। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करके रख देना, वही आ जाएगा 2 पॉसिबल टेंजेंट्स। इसीलिए आपको टेंजेंट्स निकालने बोला था। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे टेस्ट हो गया। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। करके तो दे दिया, कॉपी कर लीजिएगा दिमाग पे पहले, बाद में कॉपी में। आखिरी सवाल आज के लिए कर लेते चलिए। चलो, कर्व दिया हुआ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5, ये टचेस x एक्सिस एट द पॉइंट -2, 0। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक कैसा कोऑर्डिनेट्स बनाते हो सर? चलो, ये हो गया -2, 0। -2, 0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, टच करा देते एक्स एक्सिस को। एंड कट द वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट क्यू। हमको नहीं पता लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। निकाल देंगे ना तो पता अपना आप चल जाएगा, क्यू पॉइंट तो अपना आप ही निकल जाएगा। आप सुंदर से क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। क्योंकि क्यू पॉइंट जो होगा वो x = 0 पे आएगा, x = 0 अगर पुट करेंगे तो y 5 आएगा, तो क्यू पॉइंट तो पता ही चल गया 0,5, p पॉइंट पता चल गया -2, 0। वेयर ग्रेडियंट इज 3, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या है? 3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर 3 है तो डेरिवेटिव कर दो ना, कितना आ जाएगा? 3ax² ट्वाइस bx प्लस c एट x = 0, y = 5, कितना है? 3 है, ग्रेडियंट 3 दे रखा है, तो x = x ही है, सिर्फ x का वैल्यू पुट करो 0, तो ये c का वैल्यू आ गया यहाँ से 3, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट कि कर्व अगर इस पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रहा है तो इस पॉइंट पे कर्व का जो स्लोप हो जाएगा वो x एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 3ax² प्लस 2bx प्लस c एट -2, 0 जो होगा, ये क्या है? कर्व का डेरिवेटिव का वैल्यू एट -2, 0, मतलब -2, 0 के कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट का स्लोप, कितना टेंजेंट बनेगा? एक ही बनेगा, और उसका स्लोप क्या है? 0 होगा ना, क्योंकि वो x एक्सिस है, इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस, ठीक है, जो कि 0 है। तो -2 पर डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12a - 6b प्लस c = 0, तो 12a - 6b प्लस 3 = 0, क्योंकि c हम निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4a - 2b प्लस 1 = 0, ठीक है। और एक और कंडीशन आप मिस करोगे, वो कौन सा कंडीशन है? अरे भाई आपका कर्व जो है वो इस पॉइंट से अगर पास हो रहा है और इस पॉइंट पे अगर ग्रेडियंट 3 दिया है तो इस पॉइंट से पास होने वाला कंडीशन तो आपने यूज नहीं किया ना, तो क्यू पॉइंट से पास हो रहा है तो क्यू पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कर्व पे, इसमें नहीं, कर्व पे। तो क्यू का पॉइंट क्या होगा? 5 हो जाएगा y का वैल्यू, और इधर आ जाएगा 0 + 0 + 0 + 5, अरे 5 = 5, यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, खैर छोड़ो। तो a और b किधर से निकाले दोस्त? और कोई कंडीशन बताओ। चलो, माइनस p पॉइंट से भी, तो p पॉइंट अगर टच कर रहा है, मतलब p पॉइंट पे अगर कर्व एक्सिस को टच कर रहा है तो ये p पॉइंट भी तो कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट होगा ना। तो -2, 0 रख के देखते हैं, इधर 0 आ जाएगा y का वैल्यू, इधर आ जाएगा -8a, इधर आ जाएगा +4b - 2c + 5, तो c का वैल्यू तो हो गया आपका 3, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दैट इज 8a - 4b + 1 = 0 हो जाएगा। हो गया, बस काम खत्म है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है क्या? हमको तो बहुत गड़बड़ लग रहा है सब कुछ। क्योंकि ये तो सेम टाइप में दिख रहा है यार, कहानी तो सेम टाइप में दिख रहा है। 4a - 2b, यहाँ से 2 कॉमन लेने से 2a - b आएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन लेने 4 कॉमन लेने से 2a - b आएगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? देख लो, तो 0 में तो जनाब 5 दे रहा है,
सी का वैल्यू तो 3 आया, ठीक है ठीक है ठीक है, स्लोप 0 है, कहाँ पे, -2 पे, 12a माइनस, ओ हो -2 पे, तो -4 भी होगा, -4 भी होगा ना, ये तो -4 भी +3 होगा, सॉरी, ठीक है। तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, इन दोनों को सॉल्व कर दो, हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो 4a बचेगा और +3 -1 +2 = 0 बचेगा, दैट इज a का वैल्यू आ जाएगा -12, ये अगर -12 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा -4 -3, उधर जाएगा +3, 3/-4 हो जाएगा b का वैल्यू। तो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, -x³/2 -3/4x +3x +5। आंसर चेक कर लेते हैं, रिशीट तो मेरे पास है नहीं, रख दिया, चलो खैर आप चेक कर लीजिएगा, वही होगा आंसर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 कंडीशन आपको दिया है बट घुमा फिरा के दिया है, समझ में आ रहा है, और सिली मिस्टेक का फायदा देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो y इसीलिए बोल रहा हूँ कि मत करो सिली मिस्टेक, ठीक है ना, मत करो। एक क्वेश्चन कम से कम तेरे को 400 से 500 रैंक पीछे लेके चला जाएगा, और जितना पीछे जाएगा ना वो उतना नजदीक और नजदीक, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन तुमको बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन पीछे तो तुमको 1000 रैंक पीछे लेके जाएगा, इतना ट्रैफिक होता है, एक नंबर पे 100 बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो x³/2, मतलब क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूँ, तो पॉलिनोमियल क्यूबिक गिवन था, बोलता है कि इस पॉइंट पे कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ से समझने का क्या बात था कि इस पॉइंट में जो कर्व के ऊपर टेंजेंट है वो x एक्सिस है, दैट इज इस पॉइंट पे जो dy/dx होगा वैल्यू वो x एक्सिस का स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप के इक्वल होता है, दैट इज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से c मिल गया। फिर आगे जाकर के हमने देखा कि कर्व y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसी पॉइंट पे ग्रेडियंट 3 दे रखा है, दैट इज y एक्सिस पे कट कहां पे कर रहा है, जहां पे x 0, तो x 0 करने से y 5 आ रहा है, तो 0,5 पे जो टेंजेंट का स्लोप है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप कितना है 3, तो यहाँ से c आ गया, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। और लास्ट में हमने कंडीशन चेक की कि 0,5 तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2,0 से तो कर्व टेंजेंट बना रहा है, तो डेफिनेटली -2,0 से कर्व पास भी कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी पॉइंट में टेंजेंट बन रहा है कर्व के ऊपर का किसी पॉइंट में, तो डेफिनेटली उस पॉइंट से कर्व पास भी होगा, नहीं तो टेंजेंट कैसे बनेगा, कर्व के ऊपर का किसी पॉइंट के ऊपर ही तो टेंजेंट बनाओगे ना। तो -2,0 को सेटिस्फाई करा दिया, तो एक और कंडीशन आगे, दोनों को सॉल्व कर दिए, ए भी आ गया। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बिल्कुल आपका मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। एडवांस तो खैर शायद अगर सिंपल प्लेटफॉर्म में आ जाए तो एडवांस का इजी टू मॉडरेट वाला क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट आप प्रॉपर्ली अच्छे से कीजिएगा तब जाकर के आपको एहसास होगा, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक समाप्त करते दोस्त, है ना। अगले लेक्चर में और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का कंसेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, फिर और मुझे लग रहा है कि 3 लेक्चर तक हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है, आराम से एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और 2 लेक्चर बाकी हैं, देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।